छवि वाले तत्वों को बीएसपी में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक ये लोग खुलेआम वे पर्दे के पीछे से भी अपने आपराधिक कृत्यों को करना बंद नहीं कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इनके आपराधिक कृत्यों की सजा इनके परिवार के ईमानदार व शरीफ लोगों को कतई भी नहीं दी जाएगी। हालांकि इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी सरकार के सामने घुटने टेके हैं। जब हमारी पार्टी पावर में थी तो जिनके मैंने नाम गिनाए हैं अभी, तो इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी सरकार के सामने घुटने टेके हैं और अपराध के रास्तों को छोड़कर सुधरने का भी आश्वासन दिया है। और फिर ऐसे कुछ तत्वों को, लोगों को कुछ समय के बाद उन्हें पार्टी में भी शामिल कराया गया है तथा एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़ाए गए हैं। किंतु इनके एमपी व एमएलए बनने के बाद फिर से इन्होंने पुराने आपराधिक कृत्य करने शुरू कर दिए थे, जिनको हमने इनमें से लिया, जिनके मैंने नाम गिनाए, जिसकी वजह से फिर ऐसे तत्वों को हमारी पार्टी ने निकालकर बाहर किया तथा मेरी रही सरकार ने भी इनके मामले में काफी सख्त रुख अपनाया था और ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब ऐसे तत्वों को बीएसपी में फिर से शामिल नहीं कराया जाना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में खासकर टिकट देने के मामले में बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यक समाज की घोर उपेक्षा किए जाने से भी इनकी धर्मनिरपेक्ष विरोधी मानसिकता होने की भी छवि साफ झलकती है। इनकी इस किस्म की मानसिकता को देखते हुए यहाँ मेरा ये भी कहना है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में दलितों को राजनीति में आरक्षण नहीं दिया होता तो फिर ये बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टी इसी प्रकार से इन वर्गों की भी राजनीति में जरूर उपेक्षा करती, अर्थात अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरह ही इनको भी टिकट नहीं देती। और इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बारे में फिर से मैं ये बात दोहराना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस अवधि में इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिस पर पर्दा डालने के लिए फिर इनको बिना पूरी तैयारी के ही नोटबंदी का भी फैसला लेना पड़ा है, जिसकी वजह से जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पाई है। अर्थात इनकी इन सब कमियों व विफलताओं की वजह से अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता में इस पार्टी व इनकी सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। और अब इनको खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए उनको एडवांस में लग रहा कि उनकी हार होने वाली है, तो अब इनको खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए किस्म किस्म की बेहूदी बातें करने के साथ ही धर्म का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव का नतीजा आने से पहले ही अपनी हार भी स्वीकार कर ली है और यही मुख्य कारण है कि अब इनको फिर से चुनाव में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर वे इसकी आड़ में धर्म का भी सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि ये विवादित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक भी लंबित पड़ा है और इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले या इसके लिए अभी कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता है। अर्थात यह राम मंदिर निर्माण का किसी भी कीमत पर ये कार्य शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी बीजेपी के नेताओं द्वारा राम मंदिर के निर्माण की बात जबरदस्ती सरकार बनाने से जोड़कर यहाँ की जनता को गुमराह करना व बेवकूफ बनाना नहीं है या मूर्ख बनाना नहीं है तो और क्या है। अर्थात जनता अब इनके इन सब हथकंडों के बहकावे में कतई भी आने वाली नहीं है। ऐसा मुझे प्रदेश की
जनता पर ये पूरा भरोसा भी है, लेकिन ऐसा बयान देकर बीजेपी व इनके उत्तर प्रदेश स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवहेलना की है। इसलिए इनके विरुद्ध मुख्य चुनाव आयोग को जरूर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी का भी अनुरोध है। इसी प्रकार इस चुनाव में सपा का भी काफी बुरा हाल है, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। इसी प्रकार इस चुनाव में सपा का भी काफी बुरा हाल है और इसका सही अंदाजा, आप लोग मेरी बात सुनो पहले, बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार इस चुनाव में सपा का भी काफी बुरा हाल है और इसका सही अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहा है। ये आप लोगों को मालूम है कि पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहा है, लेकिन ये सब जानते हुए भी इस पार्टी के नए बने मुखिया ने अपना चुनावी अभियान सुल्तानपुर जिले से शुरू किया, जहां चुनाव 5वें चरण में होने वाला है। इससे भी आप लोग इस पार्टी की खराब स्थिति को भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मुख्तार अंसारी के परिवार को, मुख्तार अंसारी तो अभी जेल में है, लेकिन इनके जो भाई हैं, इनके लड़के हैं या इनके जो नजदीकी लोग हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके परिवार को एवं इनके अनुयायियों एवं समर्थकों को भी आज बीएसपी में मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ ना, आपको कुछ और तो नहीं पूछना। एक सवाल नहीं 10 सवाल पूछ लेना, तो फिर मैं इनका भी बोल देती हूँ। हाँ, बुला लो। इनके साथ साथ मैं आप लोगों को यानी कि अंसारी परिवार के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 7 अक्टूबर सन 2004 से लेकर 4 जनवरी सन 2014 तक लगभग 9 वर्ष 3 महीने तक जज रहे माननीय श्री सबाजीत यादव व इनके अन्य साथियों को भी आज बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। ये आपके सामने खड़े हुए हैं और इन्होंने पहले प्रैक्टिस भी की है और बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत अच्छे जज रहे हैं। पहले वकील थे, लगभग 9 साल तक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे हैं।